अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उमर चीमा एजाज सैयद के साथ। नाजरीन, आज के टाक शाक में हम दो अहम इश्यूज़ पर बात करेंगे और दोनों ही अदालत के बारे में है। एक पाकिस्तानी अदालत है और एक भूटानी अदालत है। तो जो पाकिस्तानी अदालत है वो आपको पता है कि इस टाइम सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन केस को सुन रही है कि जो इलेक्शन अल्तवा का शिकार हुए हैं वो गलत हुए हैं या ठीक हुए हैं, और कल मंगल के रोज़ इस बारे में उन्होंने फ़ैसला करना है। आज क्या दलाइल का तबादला हुआ और उससे हमें क्या आगे आसार नज़र आ रहे हैं, उस हवाले से बात करेंगे। और दूसरा, जो एक भूटानी जज हैं वो कोई इस टाइम ज़ेर दबाव हैं, उनके हवाले से बात होगी। तो एजाज सैयद, आज आपने काफ़ी टाइम जो है वो अदालत में गुजारा है, और आपको कोई थोड़ा बहुत इसके हवाले से अगर शेयर करें तो। चीमा साहब अदालत में भी गुजारा और अदालत में सियासत भी देखी है, क्योंकि वाह, वाह, सियासतदान भी होते हैं वाह शाह जी। और सियासतदान हाँ, भी थे। हाँ। अदालत में आपकी सियासत है। आपकी गुनाहगार आंखों ने पता नहीं क्या कुछ जी देखा है। जी जी हाँ। जी। ये सेनेटर एसएम जफर साहब हैं। हम्म। ये अली जफर साहब के, सेनेटर अली जफर के वालिद बड़े मारूफ कानूनदान हैं। बड़ी किताबें उनकी एक किताब का नाम भी है अदालत में सियासत। अच्छा। बड़ी मज़े की किताब है। मेरा ख्याल था शायद अदालत से सियासत तक है। नहीं, वो अदालत में सियासत है। वो जनरल मुशर्रफ ने जब इक़्तिदार पे 1999 में अपने साथियों की मदद से कब्ज़ा किया, तो उसके बाद जो जजेस से पीसीओ का हलफ लिया गया ना, तो किस किस जज से कैसे पीसीओ का हलफ लिया गया, हम्म, इफ्तिखार चौधरी भी उनमें हम्म, शामिल है। हम्म, तो वो क्या कहानी पस हम्म, पर्दा होती रही, हम्म। वो उसके ऊपर वो है। बड़ी अच्छी ज़बरदस्त किताब है। अच्छा। तो चीमा साहब, आज जो है ना, हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट का कमरा अदालत नंबर 1, वहाँ पर जाने का मुझे एजाज़ हासिल हुआ, तारीख़ देखने एजाज का। सैयद को। जी। हम्म। तो चीफ जस्टिस साहब उमर अता बंदयाल साहब, वो 3 रुकनी बेंच की सरबराही कर रहे थे। उनकी दाईं तरफ जस्टिस एजाजुल एहसन बैठे हुए थे, बाईं तरफ जस्टिस मुनीब बैठे हुए थे। हम्म। तो इजलास शुरू हुआ, तो शुरू में जो पहला हिस्सा है इजलास का, वो ये है कि पहले तो समात। समात का, हम्म। जी, समात का जो पहला हिस्सा है उसमें तो पहले चीफ जस्टिस साहब कहते, उन्होंने कहा कि जी जो सियासी जमातें हैं उन्होंने तो बाईकाट कर दिया हुआ हम्म। है। तो वहाँ पर अटॉर्नी जनरल भी आए। अटॉर्नी जनरल ने बातचीत की। उन्होंने कहा जी वहाँ पर एक सियासी मशावरत, उन्होंने मशावरत हुई है। फ़ारूक ने एच नाइक भी वहाँ पर मौजूद थे, जो कि पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वहाँ पर अकरम शेख भी मौजूद थे। वहाँ पर इरफान कादर जो है वो इलेक्शन कमीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो भी मौजूद थे। वहाँ पर जो हैं JUIF के कामरान मुर्तज़ा साहब, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, वो भी मौजूद थे। तो ये सारे थे। तो चीफ जस्टिस साहब शुरू में, जजेस साहिबान, जस्टिस मुनीब अख्तर भी इस बात पे बड़े थे कि जी जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि जी देखें, 48 घंटों से एक नेशनल प्रेस के ऊपर, कौमी प्रेस के ऊपर आ रहा है कि कोई इजलास हुआ है जिसमें बाइकाट करने का ऐलान हुआ है। तो पहले आप देख लें, चीफ जस्टिस साहब भी कह रहे थे, पहले आप पूछ आएँ कि आपने बाईकाट करना है कि नहीं। बाइकाट करना है या इधर आना है। तो जो अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने कहा कि जी देखें, हम आइन पर अमल दरामद करते हैं। हम्म। अटॉर्नी जनरल को और हुकूमत अदालत का बाइकाट नहीं करती होती। फिर चीफ जस्टिस साहब बड़े खुश हुए कि जी ये तो अच्छी बात है, मुनासिब बात की आपने। फिर अटॉर्नी जनरल साहब ने दलाइल दिए, और अटॉर्नी जनरल साहब ने मुख्तलिफ कानूनी हवालों के ज़रिए, मुख्तलिफ अदालती नज़ीरों के ज़रिए साबित करने की कोशिश की कि अदालत ये केस ना सुने, बल्कि इसके लिए एक फुल कोर्ट तश्कील दे दी जाए। तो वो तो बीच में नोक झोंक चलती रही, लेकिन असल जो कहानी है ना चीमा साहब, वो कहते हैं ना कि हर रोज़ रोज़ाना का जो जो होता है ना, डेली जो मैच हो रहा होता है, वो 50-50 ओवर्स का, उसमें होता है मैन ऑफ द मैच। अच्छा। जी, मैन ऑफ द मैच। हम्म। तो मैन ऑफ द मैच जो था ना आज, चीमा साहब, वो इरफान कादर साहब थे। हम्म। इरफान कादर साहब वहाँ पर मौजूद थे। तो उन्होंने दलाइल दिए। क्या उन्होंने कुछ स्कोर ज्यादा गेन किया आज। अब मैं वही हम्म। बताता हूँ हम्म। कि आप स्कोर सुन के हँसेंगे। हम्म। उन्होंने तो पहली बात तो ये है कि चीफ जस्टिस साहब ने उनको कहा कि आप जो है, आपने 3 मिनट कहा था, तो 3 मिनट तो उन्होंने कहा कि जी मैं चाहता हूँ कि जो कंफर्टेबल टाइम हो, 3 मिनट ही तो नहीं। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जी आप ना 15 मिनट ले लें। हम्म। तो इरफान कादर साहब कहते हैं कि नहीं, मेरे ख्याल में आधा घंटा मेरे ख्याल में मुनासिब होगा। खैर, इरफान कादर साहब ने बातचीत का आगाज़ किया। अब इरफान कादर साहब जब भी अदालत के सामने बोलते हैं ना, तो अदालत जो है, जो मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं, वो बड़े जिसे कहते हैं ना, चौकन्ने होके उनकी बात सुनते हैं। बल्कि मैं ये कहूँ तो तौहीन अदालत ना हो
कि जज साहिबान थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि वो ये समझते हैं कि जो इरफान कादर साहब हैं वो ऐसी गेंदें भी करा जाते हैं जो बाज़ औक़ात बाउंसर होता है, यानी वो असल में चुकन्ने इसलिए होते हैं कि कब हमने चेकमेट देना है। चेकमेट दें, बिल्कुल ठीक बात है। तो इरफान कादर साहब ने बड़े धीमे अंदाज में आर्ग्यूमेंट्स शुरू किए और बताया कि जी किस तरीके से अदालत के अंदर जो जजेस हैं वो तकसीम है। एक तो ये उन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया, फिर उन्होंने कहा कि इस अदालत को ये केस नहीं सुनना चाहिए क्योंकि जो अक्सरीती जो जजेस हैं पुराने जो फैसले के वाले से वो इस जो अज़ खुद नोटिस है उसको मुस्तरद कर चुके हैं, मुख्तलिफ नज़ीरें दी। फिर उन्होंने एक और जो बड़ा काम किया, उन्होंने जो जस्टिस एजाजुल एहसन है उनका नाम लेके कहा। उन्होंने कहा कि जी जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब वो तो पीछे उनको पिछला जो बेंच है उसमें नहीं रखा गया था, अब इस बेंच में क्यों रखा गया है? पिछले बेंच में इसलिए नहीं रखा गया था कि कहा गया था कि उनके ऊपर एतराज़ आया है, तो ये क्या क्राइटेरिया है? तो जो चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने कहा जी मैं क्राइटेरिया जो है ना, मेरा क्राइटेरिया आप मुझे आर्ग्यूमेंट दें कि मैं क्यों ना रखूं। उन्होंने कहा जी मैं यही तो पूछ रहा हूँ आपसे कि या तो पहले आपने जो रखा था उनको नहीं रखा था, तो वो वही क्राइटेरिया ना, तो अभी कौन सा क्राइटेरिया अभी बदल गया है, तो वो क्राइटेरिया क्या है? तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जी मैं क्राइटेरिया आपको नहीं बताऊंगा। खुफिया है। ठीक है, मतलब यही हुआ। उन्होंने कहा मैं आपको क्राइटेरिया क्यों बताऊंगा, ये अदालती और इंतज़ामी मामला है। अब जब आप कहते हैं ना मैं नहीं बताऊंगा या मैं क्यों बताऊं, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास आर्ग्यूमेंट ख़त्म हो गए। तो इसके ऊपर इरफान कादर ने, जो कि सीनियर वकील हैं, उन्होंने बड़ी शॉट खेली। उन्होंने कहा कि जी आप मुझे मत बताइए लेकिन कौम को ज़रूर जवाब दीजिए। अच्छा। ठीक है, तो इसके ऊपर खैर मामला आगे चला। उन्होंने खैर नहीं बताया कि वो क्यों रखा गया। तो एक तो ये बड़ी एक दिलचस्प नोक-झोंक वहाँ पर हुई। फिर दूसरा उन्होंने कहा कि जज साहब आजकल आप बड़े मशहूर हैं। आपका नाम जज साहब, आपका नाम जो ट्विटर पे टॉप ट्रेंडिंग पे चल रहा है। ठीक है? तो उस पे बड़ा अदालत में हँसी मज़ाक हुआ। फिर एक मौके पे उन्होंने आर्ग्यूमेंट देते हुए कि ये केस नहीं सुनना चाहिए। जस्टिस अतर मिनल्ला ने, आपको पता है, अपना जो ऑर्डर लिखा हुआ था उसमें कहा था कि ये देखना होगा कि ये असम्बली टूटी भी है या नहीं टूटी। पंजाब असम्बली की बात हो रही है। उन्होंने कहा कि ये फवाद चौधरी बैठे हुए अदालत में बैठे हुए थे फवाद चौधरी भी। तो उन्होंने कहा कि जी फवाद चौधरी साहब के बारे में परवेज़ इलाही साहब जो वज़ीर आला हैं उनकी एक ऑडियो लीक आई, जिसमें परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि ये फवाद चौधरी अरेस्ट हो गया है, अगर ये पहले अरेस्ट हो जाता तो असम्बली ना टूटती। इसका मतलब वो ये कह रहे हैं कि ये, उन्होंने कहा कि परवेज़ इलाही साहब ने इस ऑडियो की डिनाई नहीं किया है इसकी। माजरत ही की है हाँ, डिनाई कि नहीं मुझे किया। ये बात नहीं करनी चाहिए थी। नहीं, उन्होंने कहा है उस बात को डिनाई नहीं नहीं, किया। माजरत की है ना उन्होंने, अपने अल्फाज से नहीं कहा कि ये मेरे नहीं है, मैं तो कि वो उनकी उनकी मर्जी शामिल नहीं थी। ठीक बात है, हाँ। ठीक बात है। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो अदालत के अंदर जो बात कही हुई है, मैं वो बात कर रहा हूँ। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, माज़रत ठीक की है। अगर कोई किसी जगह मैं गलत बात करूं वो भी आपने बताना है। नहीं, नहीं, ज़रूर मैं बताऊँगा। तो अर्ज़ ये है कि जब उन्होंने कहा ना कि फवाद चौधरी के बारे में उन्होंने कहा था कि ये पहले गिरफ्तार हो जाते तो असम्बली ना टूटती, तो कमरे में सारे लोग हँस पड़े, फवाद चौधरी भी हँसने लग पड़े। तो उन्होंने कहा कि जी ये इस बात का सबूत है कि जो असम्बली है पंजाब की, वो परवेज़ इलाही वज़ीर आला ने नहीं तोड़ी, ये किसी और ने तोड़ी है। तो ये आर्ग्यूमेंट भी दिया उन्होंने। फिर उन्होंने कहा कि जी आपके एक साथी जज हैं, उन्होंने आर्डर में लिखा हुआ है कि ये वन मैन शो, उन्होंने कहा आपके बारे में लिखा हुआ है। तो मैं नहीं चाहता कि इस तरह की बातें हों, लेकिन आपने सारा जो टेन्योर है अच्छा गुज़ारा है। तो ये कोई साथी जज अगर चीफ जस्टिस के बारे में या किसी जज के बारे में इस तरह लिखें तो उनको ये जो मैटर है ना ये सॉल्व करना चाहिए, सॉर्ट आउट करना चाहिए, तो इसको ज़रूर देखें। उन्होंने कहा कि जज साहब ने लिखा है आपके बारे में कि वन मैन शो चलाया जा रहा है। तो इस पर चीफ जस्टिस साहब जो है वो लीन फॉरवर्ड हुए, तो उन्होंने वजाहत की। उन्होंने कहा देखिए जी मेरी जज साहब से मुलाकात हुई है और मैंने उनसे कहा है कि ये आपने मेरे बारे में लिखा है। तो बकौल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, उन्होंने कहा कि जी जज साहब ने कहा है मैंने तो एक जनरल बात की है, मैंने भूटान की अदालत की बात की। मैंने तो एक जनरल बात की है।
तो मैंने तो नहीं ये बात कही कि आपके बारे में स्पेसिफिक बात नहीं की। फिर ये जो इरफान कादर साहब ये जो है, ये शॉटें वगैरह खेल रहे थे, तो फिर उन्होंने कहा कि आपके अदलिया के अंदर, यानी कि आपके घर के अंदर भी इश्यूज़ हैं, उनको सॉल्व कीजिए, अपने जजों से मिलिए। फिर जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने दोबारा वजाहत की। उन्होंने कहा जी मैं जज साहिबान से मिला हूँ, मेरी कल काजी फ़ायज़ ईसा साहब से बात हुई है और हमारी बड़ी अच्छी बातचीत हुई है। और मतलब उन्होंने बताया कि जी मैं मिल रहा हूँ और इस तरह की बातें। खैर इरफान कादर साहब जो हैं, उन्होंने आज अपने दलाइल पूरे कर लिए हैं। और आपको पता है कि एक और बड़ा ख़ास वाक़या हुआ। जब इरफान कादर साहब बातें कर रहे थे, तो एक मौके पर चीफ जस्टिस साहब और जो बाकी 2 जजेस हैं वो पीछे हटे हैं, यानी कि माइक से पीछे हटे हैं, जिस दौरान सरगोशी हुई है। दोनों जो जज साहिबान हैं उन्होंने सरगोशी की है चीफ जस्टिस साहब के कान में। ये नहीं पता कि क्या सरगोशी की है, लेकिन इरफान कादर साहब के ख्याल में ये सरगोशी ये हुई है कि चीफ जस्टिस को बताया गया है कि हम इस मामले में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये जो इरफान यानी कादर अदालत इलेक्शन के हवाले से फैसला दे सकती है। फैसला दे सकती है। क्योंकि इरफान कादर साहब ने एक आर्ग्यूमेंट, एक दलील ये दी थी कि जो अदालत है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं है। अदालत के पास आइन के मुताबिक इस बात का इख्तियार नहीं है कि वो इलेक्शन की तारीख दे। और ये भी एक वाजे करना ज़रूरी है कि इरफान कादर जो हैं वो इस टाइम इलेक्शन कमीशन के वकील हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। उनको उनकी नुमाइंदगी कर वो रहे हैं। उनकी नुमाइंदगी कर रहे थे। और फिर उन्होंने वो और भी बहुत सारी दलाइल दी उन्होंने, बल्कि अच्छा, एजाज़ ये है कि जो इसमें एक दो अहम चीज़ें हैं। एक चीज़ मैं मुकम्मल कर लूँ आखिरी, और फिर आप बीच में ऐड करिएगा कि जब इरफान कादर साहब ने अपनी दलाइल चीमा साहब मुकम्मल किए ना, तो उस पर चीफ जस्टिस ने अदालत में अटॉर्नी जनरल से पूछा कि वो जिन सेक्रेटरी साहिबान को हमने बुलाया हुआ था वो आए हुए हैं? तो अटॉर्नी जनरल ने कहा जी सेक्रेटरी फाइनेंस और दीगर सारे आए हुए हैं, सेक्रेटरी दिफा भी बैठे हुए थे, इलेक्शन कमीशन के फाइनेंस के भी लोग बैठे हुए थे। तो अटॉर्नी जनरल ने दरख्वास्त की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि उन्होंने कहा कि जी ये यूँ करते हैं कि ये अदालत की जो समाअत है ना, इसे इन कैमरा कर देते हैं, यानी कि खुफिया कर देते हैं। क्योंकि इन लोगों ने, इन साहिबान ने जो ब्रीफिंग देनी है, वो बड़ी सेंसिटिव नोयत की मालूमात जो है ना, वो हैं उसके अंदर। तो इस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जी देखें, अगर आपने हमें कोई इस तरह की मालूमात देनी है तो हमें पेपर जो है ना, सील बंद पेपर के सूरत में वो दे दें, सील लिफाफे में दे दें, और हम पढ़ के आपसे सवालात कर लेंगे। लेकिन हम आपसे सवालात करेंगे और ये चाहेंगे कि ये बातें पब्लिक आई में आए, लोगों के सामने ये आए। तो इसके ऊपर जो सबसे अहम बात जो चीफ जस्टिस साहब ने कही, उन्होंने कहा कि जी हमें पता है जो हमारी फ़ौज है वो बड़ी सेंसिटिव जगह पे ऑपरेशंस में मसरूफ़ है। पाकिस्तान आर्मी की बात हो रही है। उन्होंने कहा लेकिन मुसल्लह अफ़वाज का मतलब सिर्फ पाकिस्तान आर्मी तो नहीं है ना, इसमें पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान फ़िज़ाइया भी तो है, यानी कि बहरी और फ़िज़ाइया भी तो है। तो इशारा चीफ जस्टिस साहब ने ये किया कि इलेक्शन की जो ड्यूटियाँ हैं, अगर फ़ौज मसरूफ़ है तो इलेक्शन की ड्यूटियाँ फ़िज़ाइया और नेवी से दिलवा दें। इशारा उनका ये था। मेरे ख्याल है उन्हें चीफ जस्टिस साहब को ये भी चेक कर लेना चाहिए था कि नेवी की स्ट्रेंथ क्या है और एयरफोर्स की क्या स्ट्रेंथ है, और हमें जो सिर्फ पंजाब में लोग चाहिए वो कितने हैं, वो 3 लाख लोग चाहिए। तो इतनी तो मेरा नहीं ख्याल कि नेवी की स्ट्रेंथ है। बिल्कुल ठीक है। हाँ। और कम्बैटेंट उनकी फ़ोर्स भी कम है और अदरवाइज़ भी नंबर भी कम है, अदरवाइज़ भी नंबर कम है। और वैसे भी उनका कोई ऐसा एक पब्लिक डीलिंग का उस तरह से एक्सपोजर नहीं है जो आर्मी नहीं, आर्मी का तो बहुत तजर्बा आर्मी है का ना। आर्मी का तो हाँ, 75 हाँ। साल से भारत अच्छा में चल रहा एजाज, है। ये वाली जो बात है ना, इस पे मैं ज़रा आगे कंटिन्यू करना ठीक है, चाहूँगा कि चीफ जस्टिस ने एक और बात ये भी की है कि जो रिटायर्ड फौजी हैं उनको क्यों नहीं बुला लिया ठीक जाता। बात। ठीक है। अब मसला ये है कि अगर अगर इन्हीं वैसे क्या उनका एक प्रोटोकॉल, एक मैंडेट क्या होता है, या उनको कब बुलाया जाता है? ज़्यादातर बुलाया जाता है जी जंग के कि दौरान। जंग की सूरत हाल है या उधर बॉर्डर पे जो है ना बड़ी कशीदगी चल रही है और उसके हवाले से भी उन्हें पहले बुलाया जाता है। और जो लोग इतनी देर से फोर्स से आउट होते हैं उनकी वो कोई ट्रेनिंग तो नहीं होती ना, कि आप जो एक काम कर ही नहीं रहे कई सालों से, तो उनको एक कोई सपोर्टिंग स्टाफ के तौर पे किसी जगह पे एडजस्ट किया जा सकता है। उनको आप बॉर्डर पर तो नहीं ले जा सकते कि उधर जाके उन्होंने जंग लड़नी है। अब इधर क्या है, इधर अगर आप वो फोर्स को ले भी आएंगे तो मकसद तो ये है कि जिसमें लोगों को इस बात का एहसास हो कि इधर कोई ऐसी फोर्स खड़ी है
कि जो हमें अगर हम कुछ करेंगे तो हमारे लिए कोई कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अगर आप जो है इस तरह के रिटायर्ड लोग ले आएंगे तो उससे तो कोई नहीं घबराएगा कि वो इसी तरह जैसे आपने कोई रजाकार लगाने हैं, या एट बेस्ट आप ये कह सकते हैं कि जैसे आपने पुलिस को लगाना है। और पुलिस जो है, पुलिस बजाते खुद इस चीज़ से, इस चैलेंज से अकेले निपटने की पोजीशन में नहीं है। दूसरी बात यह है कि उधर ये भी बताया गया था कि कोई हमारे जो 2/3 पोलिंग स्टेशन है वो इंतहाई हसास हैं। अच्छा, हसासियत की नोयत ये भी होती है कि उधर वैसे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब है ओवरऑल, जैसे कोई कॉन्फ्लिक्ट एरिया है उधर एग्जिस्ट करते हैं। दूसरा ये होती है कि वो पोलिंग स्टेशन माजी में भी बड़े नटोरियस रहे हैं कि उधर जो है मुतहारब ग्रुप जो हैं उनकी आपस में लड़ाइयाँ हो जाती हैं। ठीक है, तो ये तो नहीं होता, यानी कि ये बात हो रही थी जी कि जो पुरअमन इलाके हैं उधर करा लें। ये अगर जो है लेट्स से कि अगर टेररिज्म का आपको खतरा है, तो जो कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करते हैं उन्होंने कोई अपनी ज्यूरिस्डिक्शन तो नहीं तय की हुई जी कि हम सिर्फ इस डिस्ट्रिक्ट में करते हैं, कि हमने कोई लेट्स से कि वज़ीरिस्तान में करनी है, हम कहीं पंजाब में जाकर नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके लिए आपको ज़रूर तैयार रहना चाहिए। आपको इस बुनियाद पे, इस मफरूज़े पर नहीं करना चाहिए कि इधर पहले कोई ऐसा टेरर इंसिडेंट नहीं हुआ। तो आपकी तैयारी मुकम्मल होनी चाहिए। अब जो है इस सूरत हाल में होता क्या नज़र आ रहा है, इमेजिन करें कि कल जो है सुप्रीम कोर्ट ये फैसला कर देती है कि जी इलेक्शन कराएं। इलेक्शन के लिए तय हो जाता है और फौज जो है वो फौज कहती है जी कि हमने तो जो रिपोर्ट्स आपको जमा कराई थी वो आपने पढ़ी नहीं है, आपने हमारी बात को अहमियत ही नहीं दी कि हमारा जो एक प्राइमरी ड्यूटी है वो तो बॉर्डर की तहफ़्फ़ुज़ है। तो अगर वो हम नहीं कर पा रहे तो हम दूसरा क्या करेंगे। हम्म, और इस तरह सूरत हाल अगर दोबारा बनती है, किसी और जगह पे कोई फसाद क्लैश हो जाते हैं, तो इलेक्शन कमीशन जो है कल फिर इलेक्शन मुलतवी कर दे फिर। ठीक है, तो मेरा ये ख्याल है कि ये चीज़ जब तक एक मुशावरत का अमल आपका मुकम्मल नहीं होता। मुशावरत का अमल क्या है, जब तक आप एक ऑनेस्ट कन्वर्सेशन नहीं होती, आप इलेक्शन कमीशन के एक आर्गूमेंट को एक क्रिटिकली अप्रिशिएट कर लें कि इनके आर्गूमेंट की कितना वैलिड है। गवर्नमेंट का जो आर्गूमेंट है वो फाइनेंस का मुझे इतना वैलिड नहीं लग रहा कि वो जो है वो 20 अरब रुपया नहीं दे सकते। असद लेकिन उमर जो ने है, असद हाँ, उमर अदालत के दौरान समाअत के दौरान खड़े हुए और उन्होंने फिगर्स के साथ बताया कि जो डेवलपमेंट जो बजट है, हम्म, डेवलपमेंट बजट के अंदर से 21 अरब रुपया आसानी से निकाला जा सकता है। उनके मुताबिक 400 अरब रुपया जो है अभी तक खर्च ही नहीं हुआ। हम्म। 8 महीने गुजर चुके हुए हैं। मैं यही कह रहा हूँ ना कि हाँ, फाइनेंस वाला इतना इशू नहीं हाँ, लग रहा। हाँ। जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो ज़्यादा सीरियस है। ठीक है। ठीक है, तो जब तक आप जिनकी आपको मदद की ज़रूरत है, अगर आप उनको कन्विंस नहीं कर पाते और आप इलेक्शन कराएंगे, तो मुझे नहीं लगता। और अदालत ने तो इलेक्शन नहीं कराने, इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं। ठीक बात। और इलेक्शन कमीशन ने अकेले तो नहीं कराने। हुँ। उसको जिन अदारों की साथ सपोर्ट की ज़रूरत है, अगर वो उस पर एग्री नहीं करते, आप कोई एक ऐसा एक टाइम फ्रेम तय नहीं कर लेते, तो फिर जो है फिर इलेक्शन कल जो है दोबारा से मुलतवी हो जाएंगे। ठीक है, तो लेट्स सी कि अदालत अब क्या कल फैसला करती है। मजीद हम इस पर बाद में बात शीमा करेंगे। साहब, मैंने ना इरफान कादर साहब से बाहर निकल कर पूछा, मैंने कहा जी आपको क्या उम्मीद है कि ये कोर्ट क्या करेगी? उन्होंने कहा जी मुझे तो बिल्कुल भी कोई उम्मीद ही नहीं है कि ये कोर्ट कोई ऐसा फैसला देगी जिसमें हुकूमत को रिलीफ मिले। तो इसलिए एक कानूनी एक्सपर्ट की नज़र से ये मैं बात कहूँगा कि हुकूमत के लिए, और मैंने जो माहौल देखा है, जिस तरह जज साहिबान इंसाफ करने पे उन्होंने एक ज़बरदस्ती कर रहे हैं। इंसाफ करने पे उन्होंने तहिया कर रखा है, उन्होंने फैसला कर रखा है कि इंसाफ करेंगे, ठीक है? तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को तो कोई और रिलीफ नहीं इजाज़ मिलने आगे वाली। मैं आपको ये बता देता हूँ कि फिर यह है कि अगर गवर्नमेंट की आपको इलेक्शन में ज़रूरत है, तो आप अगर उनके साथ कोई एक कामयाब नेगोशिएशन के नतीजे पे किसी चीज़ पर इत्तेफाक किए बगैर कोई फ़ैसला आएगा, तो वो फ़ैसला उस पे अमल दरामद कराना बहुत मुश्किल होगा। चीफ जस्टिस साहब ने ये भी कहा है, हुकूमत को कहा है, उन्होंने अटॉर्नी जनरल को कहा है कि आप यूँ करिए कि सियासी मामलात आपस में तय कर लीजिए, यार मैं कहता हूँ कि ठीक चीफ है? जस्टिस साहब आप शुरू करें ना, आप हुँ, पहले अदालत में मामला तय कर लें। हाँ, अदालत में आप जो है बाकी आपके जज साहबान कह रहे हैं कि कोई एक मिल के कोई एक बेंच बना लें, हुँ, उधर आप तय नहीं कर पा रहे, सियासी मामला तो और ज़्यादा ख़राब है। बिल्कुल ठीक ठीक बात, है, ठीक इधर बात, आप जो है 15 जज जो हैं वो एक बात पे एग्री नहीं हो रहे, ठीक बात। उधर 15 जमातें हैं। हुँ, ठीक है, तो आप उनको आप कह रहे हैं, वो कितना मुश्किल काम है। बिल्कुल ठीक बात। तो आगे ज़रा वो भूटानी जज वाला कोई किस्सा हमें बताएं ज़रा। सीमा साहब, भूटान जिस तरह हमारे यहाँ इतनी पोलराइज़ेशन है ना, भूटान में भी बड़ी पोलराइज़ेशन है। ठीक है। और भूटान में एक जज साहब हैं,
जो भूटान के एक बड़े पॉपुलर लीडर का केस जो है ना, वो सुन रहे हैं। हम्म, और चीमा साहब उस जज साहब को ना अ, अपने केस की समाअत के दौरान ना बड़े मसाइल का सामना है। तो पिछले दिनों हुआ ये है चीमा साहब के भूटान का जो जज है ना, जो पॉपुलर सियासतदान का केस सुन रहा है, उसका बॉस जज भी है एक। हम्म, ठीक है। तो चीमा साहब वो जो बॉस जज है ना, उसने कहते हैं कि अपने दामाद को उस जज के पास भेजा जो कि पॉपुलर सियासतदान का जो है केस सुन रहा था। तो जो दामाद साहब है ना, उन्होंने अपने फ़ोन से भूटान के जज की उसके बॉस से, चीफ जज से बात करें। चीफ जज से बात करा दी। तो जो चीफ जज है ना, उन्होंने भूटान के जज को हदायत दी कि चीफ जज भी तो भूटान का है ना, वो वही कोई ज़ाहिर है बाहर ना, से तो नहीं है ना, यानी ज़ाहिर कि है, हाँ। ज़ाहिर है, ज़ाहिर है। तो उन्होंने उसको कहा कि देखो, काम वही करो कि तुम भी चलते रहो और हम भी चलते रहें। क्योंकि अच्छा। क्योंकि हो तो तुम हम्म, हमारे इंतज़ाम में हो ना, हम्म, हो तो तुम हमारे हम्म, इंतज़ाम में हो। हम्म, तो अब बास ने हुक्म दे दिया हम्म, और जो जो जूनियर जज है उसने ये सुन लिया। हम्म, और जूनियर जज जो है वो क्या चाहता है कि कानून के मुताबिक हम्म। काम हो, कि भूटान में जो है ना रूल ऑफ लॉ है। रूल ऑफ लॉ हम्म, आए, चाहे कोई हम्म। पॉपुलिस्ट लीडर है यानी या कि जो उधर जो है मर्जी। ना, वो चाह रहा है कि दो नहीं एक भूटान होना अ, चाहिए। हैं? दोनों ही एक गुना। ठीक है। अच्छा। अच्छा, एजाज ये है कि वो जो आप बता रहे हैं, हम्म, तो इस लिहाज से मुझे भी कोई इन्फॉर्मेशन मिली। और वो मैंने सुना है कि जो वो जज साहब है ना, वो काफ़ी परेशान है भूटान के जो जज है। भूटान के जो है। अच्छा। तो वो कोई ये बैद नहीं है कि वो ये रिक्वेस्ट करें कि ये केस किसी और को दे दें। अच्छा, हाँ, हाँ, इस कदर। हाँ। तो काफ़ी उन पर प्रेशर है। हम्म, तो देखें, यानी कि वो बेशक हमारे यानी कि हम तो मुसलमान हैं, लेकिन ये है कि भूटानी जो है, यानी कि वो भी तो किसी को मानते हैं ना। हाँ। यानी अब ये है कि जज तो जज ही होता है जज ना। जज ही होता है, यानी कि हाँ, इंसाफ का भूलबाला होना चाहिए। हाँ, और हम ये दुआ करते हैं उन जज साहब के लिए कि अल्लाह ताला उन्हें हिम्मत दे। हम्म, प्रेशर फेस करना, बातें करना अलग होता है, जो हम्म। आप पर प्रेशर आ रहा होता है। और फिर खास तौर पे पॉपुलर लीडर को फेस करना, कोई मसला हो जाए वो भी हम्म। आप पर पड़ता है। आपके लिए इंतहाई मसाइल पैदा हो सकते नहीं, हैं। जब बॉस भी पॉपुलर लीडर के साथ हाँ, बना हाँ। हो। तो भूटान की सूरत हाल तो हाँ, बिल्कुल हाँ, ऐसी ही है ना। हाँ, यानी कि बस हर जगह पे एजाज इसी तरह की। आप देखो ना, ट्रंप है, हम्म। तो उसका उस पे चार्जशीट वो हो गया, तो अब उधर काफ़ी प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो भूटान में भी यही सूरत हाल है। मैं तो भूटान हाँ। के जो जज है ना, ये हम्म, जूनियर जज, मैं उनके साथ हूँ। हम्म। और मेरी नेक तमन्नाएं उनके साथ चलिए, हैं। आप जो है किसी के साथ ना हो, बस आपने जो बताना था ना, आपने बता दिया है। जी हाँ, तो बस ये है कि हमारी उनके लिए दुआएं हैं जी हाँ। कि अल्लाह ताला उन्हें इस्तेकाम दे, साबित कदम रखे, हम्म, और हर जगह पे इंसाफ का बोलबाला हो। बिल्कुल ठीक तो बात। नाजरीन, आपने हमारा प्रोग्राम देखा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और कोई हमें कोई और इन्फॉर्मेशन देनी हो, आपके पास कोई भूटान से कोई इन्फॉर्मेशन हो, तो हमें talkshock777@gmail.com पर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।